नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे। और आप देखते होंगे कि लोग कहता है कि अब के टाइम में मेंस पढ़िए आप। तो आखिर मेंस पढ़ना अभी क्यों ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसको ज़रूरी है? अभी देखिए एग्ज़ाम में तीन तरीके के लोग हैं। बीपीएससी का अगर क्राउड देखें, यहाँ पे तीन तरीके का लोग हैं। एक 67th का जिसका प्रीलिम्स हो रहा है और वो मेंस लिखेगा। एक वो पर्सन है जिसका प्रीलिम्स बॉर्डर लाइन पे है या हो सकता है कि रिजल्ट नहीं हो तो वो 68 में जाएगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ मेल आ रहा है कि हमको 69th की तैयारी करनी है जो मई में आने वाला है, और अभी बीपीएससी काफ़ी टाइमली चल रहा है जैसा कि देखा जा रहा है। तो 69th के भी लोग हैं। तो अब कुछ लोग कहेगा कि किसको प्रीलिम्स सही पढ़ना चाहिए, किसको मेंस पढ़ना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। तो देखिए, कभी भी यूपीएससी या बीपीएससी की जो तैयारी होती है ना, प्रीलिम्स ओरिएंटेड नहीं होती है। आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 10 महीने का कोर्स होता है। वहाँ पे सबसे पहले आपको होलिस्टिक सिलेबस पढ़ाया जाता है, पहले पूरे सिलेबस को समझाया जाता है। उसमें आपको पहले मेंस की पढ़ाई होती है, प्रीलिम्स की तैयारी उसके बाद होती है। क्योंकि अगर ये पूरा सिलेबस है ना, तब प्रीलिम्स इसी के अंदर होता है। अगर आप प्रीलिम्स तुक्का मार के बीपीएससी में निकाल भी लेंगे, लेकिन अगर आपका मेंस कंप्लीट नहीं होगा तो आप जाके फेल करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि आप पहले तैयारी का जो सही स्ट्रेटजी है, पहले मेंस की तैयारी होती है, फिर प्रीलिम्स की तैयारी होती है। तो इसीलिए लोग कहता है कि अब आपका प्रीलिम्स बीत गया, अगर आप 67th का मेंस दे रहे हैं तब तो आपको ज़रूरी ही है मेंस पढ़ना। अगर आप 68 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी 1-1.5 महीना टाइम है, मेंस पढ़ लीजिए। फिर जब रिजल्ट आएगा 14 जनवरी के बाद, 14 नवंबर के बाद, उसके बाद आप प्रीलिम्स पढ़ लेंगे। क्योंकि अगर इसका हम मेंस देखें तो अप्रैल मंथ में है, तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप पहले से नहीं पढ़े ना तो 2-3 महीने का जो टाइम होता है, इसमें आपकी तैयारी नहीं होती है। इसमें आप सिर्फ फ्लो में आते हैं, आपको लिखने वगैरह सब कुछ आता है, तो सिर्फ आप फ्लो में आ जाइए, टेस्ट वगैरह दीजिए, फिर आप अपना एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप मेंस की तैयारी करिए। और लोग बार बार कहता है कि नहीं अभी तो एग्ज़ाम में टाइम है, प्रीलिम्स से थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा मेंस में ध्यान दे लो। रीज़न यही है। और आपको सिलेक्शन अगर लेना है ना, तब प्रीलिम्स में तो आप 2-4 क्वेश्चन में तुक्का मारेंगे, आपका काम चल जाएगा, हो सकता है सही हो जाए। लेकिन मेंस में ना तुक्का का कोई स्कोप नहीं होता है। आप पढ़े हैं तो लिखिएगा, नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे पेन रख के सोइएगा, बस। दूसरा कोई स्कोप मेंस में नहीं होता है। मेंस टोटल नॉलेज और आपके राइटिंग स्किल के एग्ज़ाम है, इसीलिए मेंस ज़रूरी है। लोग इसीलिए बोलता है कि बाबू मेंस की तैयारी करो और मेंस में लगो, ठीक है। ये रीज़न है मेंस का। तो हम ये कहेंगे कि अभी का जो टाइम है, 67th हो, 68 हो या 69th हो, सब व्यक्ति को, सब स्टूडेंट को लगना चाहिए मेंस में कि 1-1.5 महीना मेंस हम कर लें। रिजल्ट हो गया तो ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। रिजल्ट अगर नहीं हुआ तो उसको हम डिसकंटिन्यू करके फिर प्रीलिम्स में लग जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 68वीं तो देना है, 69वीं तो देना है, उसके लिए तो मेंस कभी तो पढ़ना है। तो हम अभी क्यों नहीं पढ़ने? यही रीज़न होता है मेंस पढ़ने का, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम मेंस के आज सिलेबस पे चर्चा करेंगे कि मेंस का सिलेबस आखिर है क्या, उसमें पूछता क्या है। कि सिलेबस को समझना बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को समझ आती नहीं है। तो हम थोड़ा सा उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। तो इन पे हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा सिलेबस को डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जो बीपीएससी का सिलेबस है उसमें मेन देखेंगे 4 पेपर होता है। 4 पेपर में देखेंगे, एक आपका ऑप्शनल होता है जो आपने चुना होता है। वो किसी का हिस्ट्री होगा, किसी को सोशोलॉजी होगा, किसी को साइकोलॉजी होगा, किसी का फिजिक्स होगा, किसी का मैथ्स होगा। उसमें हम आज बात नहीं करेंगे, ऑप्शनल की आज हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ आज जीएस की बात करेंगे, जो जीएस 3 पेपर होता है, ठीक है। 3 पेपर में देखेंगे, एक पेपर हिंदी होता है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो ये सबके लिए है, ये कॉमन पेपर है, इस पर मेरिट आपका नहीं बनता है। देखिए पहले होता क्या है, 3 पेपर आपका टोटल आता है। 3 पेपर में एक पेपर आपका हिंदी है। ये सबके लिए बनेगा, क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें अगर आपको 30 नंबर आ रहा है, 30% आ रहा है, मतलब 300 नंबर का होगा, इसमें आपको 100 नंबर लाना होगा, 100 मार्क्स लाना होगा।
अगर आपका आ जाएगा इसके बाद ही आपका आगे का पेपर चेक होगा। ठीक है, ये है क्वालिफाइंग, इसका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर इसमें 30% नंबर आएगा, 30% नंबर आएगा, 30% मतलब होगा 300 नंबर का 30% होगा 100 नंबर। अगर 100 नंबर आएगा तब आपका आगे कॉपी चेक होगा। अगर इससे कम नंबर आएगा तो आप वहीं पे फेल कर जाएंगे, आपका जीएस का कॉपी आगे चेक नहीं होता है। तो इसको हम थोड़ा सा सीरियस लेंगे, हम और आप सबको ही सीरियस लेंगे कि कम से कम 100 से तो ऊपर ही आए। और हिंदी में देखिए, हिंदी में लोगों को कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, बिहार से हैं तो खास कर नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमको हिंदी नहीं आती है। देखिए, साउथ से भी कुछ लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम देने आया है, कर्नाटका से 4-5 स्टूडेंट आया है, और जगह से लोग आया है। तो अगर आप साउथ इंडिया से आ रहे हैं तब आप जस्टिफाई हो सकता है कि आपको हिंदी नहीं आती है, या आप बाय बर्थ अगर बचपन से ही बिहार से बाहर रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई किए हैं, तब होगा कि हिंदी नहीं आती है, तो ठीक है। लेकिन अगर आप पढ़ें छपरा, मधुबनी और गोपालगंज सीमांत से, या फिर कहिएगा हिंदी नहीं आती है, तो ये बहाना नहीं चलेगा, है ना। बहुत तो ये बहाना करता है कि हमको हिंदी नहीं आती है, और पता चलता है अकेले में वो घर में मगही और भोजपुरी में ही बात करता है। तो ये सब लॉजिक मत दिया करिए। बिहार से हैं, बिहार का भाषा ही हिंदी है। आपका जो भी सर्विस में जाइएगा ना, बीपीएससी के थ्रू अगर एसडीएम डीएसपी बनिएगा, तो आपका जो सारा काम होगा ना हिंदी में होगा। ठीक है, अगर आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन भरिएगा, वहाँ पे पंजाबी चलता है, बंगाल में भरिएगा बंगाली चलता है, महाराष्ट्र में भरिएगा मराठी चलता है, गोवा में भरिएगा कोंकणी चलता है, तो बिहार में हिंदी चलता है। अगर आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए। और बहुत बिहार, देखिए बिहार का कोई होगा हिंदी नहीं जाने, बहुत कम ही होता है, ठीक है ना। लेकिन बहुत लोग स्टाइल दिखाने के चक्कर में बोलता है हमको हिंदी नहीं आता है। अब पूछिएगा कहाँ से पढ़े हो, तो राष्ट्रीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मधुबनी, छपरा, सीवान से। तो ये लॉजिक मत दिया करिए, ठीक है, हिंदी सबको आता होगा। चलिए, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत आसान हिंदी है। आप मतलब 2-4 दिन 10 दिन भी पढ़ेंगे ना तो काफ़ी, अब 50 नंबर से ऊपर ला सकते हैं। इसमें होता है कि एक ऐसे पूछेगा, निबंध पूछेगा आपको 30 नंबर का, व्याकरण आता है 30 नंबर का, व्याकरण में आता है वहीं संधि समास जो आपने 10th में पढ़ा होगा, वही सब आता है। इसमें कुछ नया पढ़ना ही नहीं है आपको। वाक्य विन्यास, वाक्य बनाने का आएगा, ये आपको 25 नंबर का आएगा। और संक्षेपण आता है कि बड़ा पैसे दे देगा, उसको आप छोटा सा करके आपको लिखना होता है, ये आपका 15 नंबर का आएगा। ये आपका हिंदी है, इसमें से आपको 30% मतलब 100 नंबर लाना है। और ये ज़रूरी है, अगर यहाँ पे आप ज़्यादा एटीट्यूड दिखाइएगा कि हमको हिंदी नहीं आता है, तो यहाँ पे फेल हो जाइएगा, और यहाँ पे फेल हो जाइएगा तो उसके बाद आगे कॉपी चेक नहीं होगा। तो अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, ठीक है। और हिंदी ऐसा कुछ है नहीं, बिहार में रहना है तो हिंदी आपको जानना पड़ेगा। चलिए, तो ये हो गया, पेपर 1 हो गया हिंदी, ये सब के लिए कॉमन है। यहाँ इसका मार्क्स आपका मेरिट में नहीं जुड़ेगा। आगे का जो पेपर है ये सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है, और यहीं से आपका तय होता है मेरिट। ये है आपका GS 1, और ये है आपका GS 1, और ये है आपका GS 2 पेपर, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब पेपर 2 है, GS का पेपर 1 है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऐसे ही लिखा जाता है। ये पेपर तीसरा है और जीएस का पेपर दूसरा है, ठीक है। अब देखिए, आपको तो ये 2-3 लाइन में एकदम लिख के निकल गया है, आपको समझ नहीं आएगा। हम इसको अच्छे से डिकोड करेंगे और हम बताएंगे कि पेपर 1 में हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कल्चर में क्या पढ़ना है, और बाकी हर डायमेंशन में क्या पढ़ना है, पेपर 2 में क्या पढ़ना है, इसको हम डिटेल में बताएंगे। देखिए, आज हम जो चर्चा कर रहे हैं पूरा सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, जो इसके बाद हम लोग फिर और सिलेबस के बारे में पार्ट वाइज करके बताएंगे कि स्टेट्स में आपको क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, पेपर 1 में आपको पढ़ना है, ये हो गया पेपर 1। जो हमने ऊपर में देखा था 3 लाइन में पेपर 1 लिख दिया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का, नहीं पेपर 2 हो गया, सॉरी। देखिए, पेपर 1 ये है, जीएस पेपर 1। इसमें हमको क्या पढ़ना है, हम इसमें देखें, ऊपर जो हमने देखा था 3 लाइन लिखा हुआ था, इससे तो कुछ समझ में आता नहीं है। इसमें पता चल रहा है कि बस हमको हिस्ट्री पढ़ना है,
यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में कुछ सवाल आएगा और यहाँ पे डीआई के बारे में आएगा। लेकिन यह प्रश्न आते कैसे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे पेपर 1 में जो 3 सेगमेंट होगा, 3 पार्ट होगा, मतलब सेक्शन कह सकते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और तीनों सेक्शन से आपको कुछ क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन होता है आपका 38 मार्क्स का। आपको ये भी जानना जरूरी है कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और 3 सेक्शन होते हैं, तीनों सेक्शन में से 8 क्वेश्चन आपको लिखना होता है, और 8 क्वेश्चन का मतलब होता है 300 मार्क्स। ठीक है, देखिए अब हिस्ट्री में होता है भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति 19वीं शताब्दी के मध्य देश के व्यापक इतिहास। देखिए ये जो हमने सिलेबस डाउनलोड किया ना, बीपीएससी के साइट से डाउनलोड किया, वहाँ पे हिंदी में ही था, अंग्रेजी में था नहीं। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि अंग्रेजी में सिलेबस नहीं है, क्योंकि साइट पे ही नहीं है, तो हम कहाँ से लाएँ, हिंदी में ही है, आप लोग हिंदी समझिए। ठीक है, तो हिस्ट्री के बारे में भारत का आधुनिक इतिहास, मतलब आपने जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है वहाँ से प्रश्न यहाँ पे बनेंगे। और ख़ास करके जो 19वीं शताब्दी है, मतलब जो आप फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह जो पोर्शन हो गया, वो डिटेल में यहाँ से पूछा जाता है, और इसके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसको बड़ा डिटेल में पढ़िए। उसका प्रीलिम्स में तो आपने देखा इंपॉर्टेंस कितना क्वेश्चन पूछता है, 15+ क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया सबसे ऊपर ही, मेंस में भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है। दूसरा पूछता है कि बिहार के आधुनिक इतिहास, मतलब बिहार का जो हिस्ट्री है उसके बारे में पूछेगा, और उसका परिचय पूछेगा, और उस पर विस्तार से चला। बिहार का आधुनिक इतिहास मतलब बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होगा, वीर कुंवर सिंह आएंगे, 1857 की क्रांति में बिहार का क्या रोल है। मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऊपर में आपने यहाँ पढ़ा था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और यहाँ पे कह सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार। आपने जो बिहार स्पेशल में हिस्ट्री पढ़ा था, और हिस्ट्री में जो नेशनल हिस्ट्री पढ़ा था, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा था, वही दोनों यहाँ पे है। देखिए बाकी कुछ भी नया टॉपिक यहाँ पे नहीं है। तो लोग जो कहता है ना कि मेंस के लिए क्या है, प्रीलिम्स के लिए क्या है, तो सिलेबस ओवरलैप हो रहा है कि नहीं यहाँ पे। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई एक ही होता है, सिलेबस एक ही होता है, बस थोड़ा सा आपका जब एग्ज़ाम आए ना तो नज़रिया बदल जाता है पढ़ने का। अब प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था कि 1857 की क्रांति में कौन जगह पे कौन सी छोटी छोटी घटनाएं हो रही है, सवाल वहाँ से बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार का क्वेश्चन बनेगा कि वीर कुंवर सिंह का 1857 में क्या योगदान था। इस टाइप से सवाल बनेगा। तो देखिए आपका अप्रोच बदलता है, टॉपिक वहीं रहता है, सिलेबस लगभग वहीं रहता है। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे संथाल विद्रोह की बात होगी, बिहार में देखिए 1857 की बात होगी, बिरसा आंदोलन की बात होगी, चंपारण सत्याग्रह की बात होगी, भारत छोड़ो आंदोलन, और 1952 में जो बिहार का क्या योगदान है उससे बात होगी। ये सारे टॉपिक आपको बिहार स्पेशल में कराया गया है। पहले अगर आप नहीं किए हैं तो पहले वहाँ से कर लें, एक बेसिक कंसेप्ट बन जाएगा, फिर आप आंसर लिखने के लिए तैयार होंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कल्चर का जो एरिया है वहाँ से मौर्य, पाल कला, पटना कला, ये सब पे प्रश्न बनता ही बनता है। और इन तीनों टॉपिक से ना आप देखेंगे कि एक तो हमेशा पूछा ही जाता है। इन तीनों का आपको एकदम बढ़िया से लिख के, रट के, समझ के, एकदम बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना है कि सवाल बनता ही बनता है। उसके बाद आप देखेंगे गांधी, टैगोर, नेहरू, इन तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता। और ये तीनों ही नहीं, इस यहाँ पे संबंधित प्रश्न कभी कभी आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस पे भी सवाल बना हुआ है, भगत सिंह पे भी सवाल बन सकता है, अंबेडकर पे भी सवाल बन सकता है। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब आपको पढ़ाया था उसमें हमने आपको गांधी का गांधीयन आइडियोलॉजी बताया था, टैगोर के बारे में थोड़ा सा हमने जिक्र किया था, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे स्कोप नहीं आ सका तो हमने थोड़ा जिक्र किया था। नेहरू के बारे में हमने पूरा जिक्र किया था, हमने सुभाष चंद्र बोस पे एक स्पेशल लेक्चर दिया था, हमने भगत सिंह के आइडियोलॉजी की बात की थी, और हम अंबेडकर और गांधी के विचारों के बीच में क्या समानता है, क्या अंतर है, दोनों बात किए थे। देखिए उस समय आपको लग रहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री में सर क्या पढ़ा रहे हैं, उसका रिलेवेंट यहाँ पे है, रिलेवेंस यहाँ पे है उसका। तो कहीं ना कहीं ये जो आइडियोलॉजी वाला सवाल है, हमने आपको उस समय ही बता दिया कि अगर प्रीलिम्स में आपको कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन आए तो वहाँ पे आप सोल्व कर सकें, जो कि आप AA के परीक्षा में सत्याग्रह से प्रश्न पूछा गया था।
लेकिन मेंस में वहाँ से डायरेक्ट सवाल बनते हैं। तो अगर ये सब टॉपिक आप नहीं समझे हैं, गांधी की आइडियोलॉजी को नहीं समझे, नेहरू की आइडियोलॉजी को, भगत सिंह की आइडियोलॉजी को आप नहीं समझे, तो एक बार उस लेक्चर को जाके देख लें। आइडियोलॉजी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। देखिए, ये होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने का नज़रिया। हमने आपको प्रिलिम्स में ही मेंस का लगभग टॉपिक करा दिया। ये हमने जितना टॉपिक अभी ऊपर देखा, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, संथाल विद्रोह, चंपारण विद्रोह, ये सब हो गया है, गांधी टैगोर, ये सब आइडियोलॉजी, ये सब का देखिए, इन सब टॉपिक का लगभग 80-90% आपने प्रिलिम्स में ही कवर कर लिया है। यही पढ़ाई का स्ट्रेटजी होता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला टॉपिक इसमें बचता है पेपर 1 में, डीआई का। डीआई में आप देखेंगे ना तो 5 से 6 टाइप का प्रश्न बनता है। इसी में से हर साल 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये बहुत इजी है। ये 10th लेवल का जो आप देखिए, कुछ लोग मैथ बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से कर लेंगे। कुछ लोग 10th के बाद साइंस सब्जेक्ट को छोड़ दिया है, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट ले लिया है, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो आपने जो 10th में पढ़ा है ना, डीआई 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है आपको, परसेंटेज पढ़ना है, और सारा यही सब इसमें काम आता है। इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने लगिए, थोड़ा आप 2-4 बार बना लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये कोई बड़ा कुछ +2 वगैरह का साइंस नहीं हो, मैथ्स नहीं होता है, इसमें 10th लेवल का ही होता है, और वो सबको ही पढ़ा होता है। अंतर यही है कि जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा प्रैक्टिस में रहते हैं, उनको पता रहता है। जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो थोड़ा प्रैक्टिस से बाहर हो गए हैं। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, आप इनके बराबर आ जाएंगे। यहाँ पे आर्ट्स वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत कुछ रॉकेट साइंस की बात हो रही है, कुछ नहीं बात हो रही है, आपने भी इसको पढ़ा है। और साइंस वाले जो एकदम खुल के कहते हैं कि हम एकदम इसको कर लेंगे, मेरा अपना है, तो भाई इस गलतफहमी में मत रहो। मैथ्स है, प्रैक्टिस जो करेगा उसका होगा। 2-4 बार तुम भी प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि वहाँ पे अगर एक फार्मूला या कुछ भी मिस्टेक हो गया ना, तो सारा आंसर गलत हो जाता है। तो इसमें जो भी स्टूडेंट हो, यहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूरी है। बाकी कुछ नॉलेज यहाँ पे बहुत एवरेज और परसेंटेज का ही पूछता है, वो सब कोई पढ़ा, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस आपको करना होगा। और जो 2 क्वेश्चन बनते हैं ना 38 नंबर का, मतलब 74 या 76 नंबर का ऐसा कुछ आता है 2 क्वेश्चन, वो आपको मतलब वहाँ पे तो 1 नंबर भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप 1 क्वेश्चन छोड़ते हैं ना, तो अपराध करते हैं, बिल्कुल अपराध है। और मेंस में कहीं भी आप 1 भी क्वेश्चन छोड़ते हैं ना, तो समझिए कि आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से और आप 1 भी क्वेश्चन छोड़ दिए, तब तो आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। क्योंकि आपका प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन है ना, वहाँ पे आप 10 क्वेश्चन भी छोड़ दीजिए तो आपका स्कोप है कि 100+ कर सकते हैं, तुक्का भी लगा सकते हैं, वहाँ पे बहुत स्कोप होता है। यहाँ पे 8 ही क्वेश्चन है और 1 क्वेश्चन का वेटेज देख रहे हैं 38 नंबर है, 1 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए तो आपका सिलेक्शन का जो चांस है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ये होगा पेपर 1। अब देखिए पेपर 1 में हमने जो डिसाइड किया है, हम तो आज पूरा सिलेबस की बात कर रहे हैं, हम डीआई पे एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे कि डीआई को कैसे किया जाए। ठीक है, डीआई पे एक आने वाले 1-2 दिनों में डिटेल में आपको स्पेशल वीडियो आएगा कि डीआई को कैसे हैंडल करना है। बाकी जो हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है, इसके लिए हमने एक डिटेल आपके लिए कुछ बनाया है। हमने सोचा कि अगर आपको हिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ जानकारी देना हो तो क्यों ना हम बेहतरीन आदमी से नॉलेज दिलवाएं। ये हैं डॉक्टर प्रोफेसर विजय कुमार सिंह, जो इस चैनल के हम लोगों के गुरु, आइडियल मार्गदर्शक जो कहें सब कुछ हैं। ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में एचओडी हैं हिस्ट्री के, लगभग 35 साल से ऊपर हो गया इनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री में पढ़ाते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी का इन्होंने पेपर सेट किया है, हिस्ट्री का पेपर इन्होंने सेट किया है बीपीएससी में। तो हमने सोचा कि बीपीएससी का जो आपका पेपर 1 का हिस्ट्री वाला सेगमेंट है और जो ऑप्शनल वाला सेगमेंट है, इन सेगमेंट की चर्चा क्यों ना हम ऐसे पर्सन से कराएं जो कि खुद पेपर सेट किया हो। क्योंकि मेरा मानना है कि आपको हम जितना बेहतर हो सके क्वालिटी दें। जो व्यक्ति पेपर सेट किया है उसका समझने का, बताने का और नज़रिया हम लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट तो होगा ही।
और हम लोग के पास जब ये चीज़ें अवेलेबल है तो हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि इस टॉपिक को आप ही मतलब एक्सप्लेन करिए स्टूडेंट के साथ, तो अच्छा रहेगा। ये मान गए हैं और हो सकता है आने वाले 1-2 दिनों में आपको जो पेपर 1 का है, जीएस का जो पेपर 1 है उसका जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है और जो ऑप्शनल वाला सेगमेंट है हिस्ट्री के रिगार्डिंग, इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। इनका वीडियो आएगा और बुक लिस्ट वगैरह जो भी है यही बताएंगे, क्योंकि इनको हम लोगों से तो ज़्यादा नॉलेज तो बिल्कुल है, स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग का जितना उम्र है उससे ज़्यादा तो ये पढ़ाए हैं यूनिवर्सिटी में और पेपर सेट किया है। तो ये हिस्ट्री वाले सेगमेंट को एक वीडियो ला के अच्छे से डील कर देंगे। आपको घबराइए मत, 1-2 दिन में इनका वीडियो आ जाएगा चैनल पे। और इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो भी आपको कंसर्न होगा आप इनसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे या हम सारा वो बता ही देंगे। ये रहा पेपर 1 की बात। अब देखो पेपर 1 ख़त्म हो गया और डीआई का जो पोर्शन है, डीआई के लिए हम लोग स्पेशल वीडियो आपको स्पेशल बनाएंगे और आपको मिल जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा पेपर 2 की बात कर लेते हैं। अब जहाँ तक बात है पेपर 2 का, पेपर 2 में भी वही 3 बातें लिखी होती है। भारतीय राज व्यवस्था, मतलब इंडियन पॉलिटी जो हो गया, जो लक्ष्मीकांत से आप पढ़ते थे पीटी में। उसके बाद आपका होता है इकोनॉमिक्स और भारत का भूगोल, और तीसरा हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए यह जो पेपर होता है ना, बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसमें बहुत लोगों को ना नंबर उठता ही नहीं है, क्योंकि पॉलिटी में आप अगर बायसनेस आपके साथ है सरकार के प्रति या किसी विचार के प्रति, अगर आप में बायसनेस है तो आपके राइटिंग स्किल में वो आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप थोड़ा न्यूट्रल बन के रहिए, किसी भी सत्ता या किसी भी नेता या किसी के भी मतलब आइडियोलॉजी को फॉलो करिए ज़रूर, लेकिन उसको वन साइडेड मत शो करिए। आप थोड़ा न्यूट्रल एनालिसिस करिए। और अगर पॉलिटी में अगर इस टाइप से आप करेंगे तो आपका जो व्यू पॉइंट है वो गलत नज़रिए से दिखता है। और वहीं पे देखते हैं किसी को नंबर मिलता है 20, किसी को मिलता है 18 और किसी को 8 नंबर भी मिलता है। ठीक है ना, वो आपका नज़रिया वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसीलिए नंबर कट जाता है और इसीलिए किसी किसी का नंबर बढ़ जाता है। समझ गए ना। तो यही बात है। एक पॉलिटी हो गया, दूसरा इकोनॉमी और आपका ज्योग्राफी हो गया। इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। और तीसरा ये तो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है, बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता है। इसमें होता है कि जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जो साइंस वाले हैं ना उनको लगता है कि हमको आता है, लेकिन इसका जो यूज होता है ना वो हम आगे देखेंगे उसमें कैसे होता है कि आप सोसाइटी में साइंस का प्रयोग कैसे करेंगे, इस टाइप से सवाल आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वर्क करना होगा दोनों आदमी के लिए। जो डीआई वाला जो क्वेश्चन वहाँ पे होता है ना, उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे भी होते हैं। आपको इसका प्रैक्टिस करना होगा कि आप लोग मतलब जो सोसाइटी में आप ये एज एसडीएम बनेंगे तो एजुकेशन में आप किस तरीके का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ एजुकेशन में किस तरीके से कर सकते हैं। बाढ़ आया आपके क्षेत्र में तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं। देखिए भारतीय राजनीति से संबंधित प्रश्न, यहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको फंडामेंटल राइट वगैरह पूछा जाएगा। फंडामेंटल राइट क्या है, उसके कुछ बुनियादी बातें क्या हैं, कुछ फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से किस तरीके से डिफरेंट, दोनों में अंतर क्या है, समानता क्या है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यही सब होता है। आपको प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में दोनों का कंपैरिजन करा दिया जाता है। गवर्नर पे पिछली बार प्रश्न पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं पॉलिटी में, जो आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा हुआ है। बेसिक तो वही रहेगा, बस चाहे हमने जो मेंस आंसर राइटिंग में आपको कराया था कि स्पीकर का क्या रोल होना चाहिए, उससे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल कानून है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं कि उसकी वास्तविक रेलेवेंस अभी क्या है और इस पे क्या सुधार किया जा सकता है। खासकर जैसे चुनाव आयोग वगैरह हो, उस टाइप से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इकोनॉमी और ज्योग्राफी की बात करें, तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट इकोनॉमी की बात की जाती है और ऐसा सेक्शन की बात की जाती है जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों में मिक्स होता हो। जैसे पिछली बार का अगर हम क्वेश्चन देखें तो पूछा गया था कोरोना के टाइम में हम इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, हम अपने ट्रेड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड पूछा जाता है। ज्योग्राफी से आपको पूछा जा सकता है कि बिहार में बाढ़ की जो स्थिति है उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं।
और उसको एक बेहतर अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए किस तरीके से योगदान कर सकते हैं। मतलब देखिए, बिहार में इकोनॉमी और ज्योग्राफी दोनों को मिक्स करके यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। खासकर एग्रीकल्चर वाला सेगमेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। और सोशियो डेवलपमेंट जो होता है कैसे होगा, उसके बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में वीडियो लाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे नियोजन की बात हो रही है, मतलब प्लानिंग कमीशन और भारत के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, 2050 का भारत कैसा हो, इस टाइप के जो भी होती है बात, वो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। तीसरे भाग की बात करें तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात होगी, और यही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा में आपको परिवर्तन करना है, एजुकेशन में आपको परिवर्तन करना है, या हेल्थ में परिवर्तन करना है, या बिहार के दिशा को बदलना है, बिहार में एक विकास के आपको जो भी विकास लाना है, उसमें टेक्नोलॉजी आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, आपका क्या रोल होगा। बाढ़ आ गया है बिहार में, तो बाढ़ से निपटने के लिए आप विज्ञान को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से किस तरीके से निजात पा सकते हैं। दूसरा बात है कि सरकार को अपनी बात किसी तक पहुंचाना हो, पब्लिक तक किसी योजना को प्रचार करना हो, या योजना के बारे में बताना हो, या ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में लोगों को सरकार के किसी योजना से जोड़ना हो, तो आप टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब टाइप का जो एनालिटिकल क्वेश्चन होता है यहाँ से पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, 5-6 टॉपिक है, अगर आप उसको कर लेंगे। साइबर क्या कहते हैं जो साइंटिफिक में भी आ जाता है कि जो नासा वगैरह जो अभी रिसर्च किया है, नासा अभी जो नया हाल में कुछ भेज रहा है, या इसरो अगर कुछ कर रहा है, खासकर नासा तो नहीं, इसरो के बारे में ज़्यादा डिटेल में पूछा जाता है कि इसरो का अगर कोई मिशन है चांद पे भेजने का, सूरज पे भेजने का, कुछ भी ऐसा मिशन आया तो उससे विकास पे क्या असर पड़ेगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है। यही सब जो प्रश्न बनते हैं, इस टाइप के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये हो गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन, ठीक है। और बिहार में किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए, नेशनल भी हो सकता है और बिहार भी हो, दोनों स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये हो गया आपका तीनों पेपर, और यहीं से आपका डिसाइड होता है कि आप तीनों पेपर देते हैं तो कितने बढ़िया से समझते हैं और आंसर लिख पाते हैं। अब हम आपको एक सलाह देंगे कि आप बीपीएससी कंसेप्ट वाला का वेबसाइट बन चुका है, आप वहाँ पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करिए और उसको देखिए, समझिए। जब तक आप खुद नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। आप पेपर दे के एक बार समझिए कि हमने जो बताया वो कितना आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट तो आप ही को करना है। तो ये सारी बातें हैं, हो गया। अब अगला वीडियो 2-3 वीडियो और आएगा। एक तो जैसे हमने बताया कि हमने सर से रिक्वेस्ट किया है कि हिस्ट्री पे बनाएंगे, हिस्ट्री सेगमेंट पे वीडियो बनाएंगे। दूसरा एक आएगा डीआई पे वीडियो, डीआई को कैसे हैंडल करना है। और तीसरा एक वीडियो आएगा कि आप ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। बहुत लोगों को ये डाउट है कि ऑप्शनल को हम बदलना चाहते हैं, तो ऑप्शनल आप कैसे चूज़ करें और ऑप्शनल क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। कुछ लोग ये भी दिक्कत है कि हम फिजिक्स ले लेते हैं, कुछ लोग को दिक्कत है कि ये है कि हम मैथ लेते हैं, पिछली बार मैथ में बहुत अच्छा स्कोर हुआ है। तो ऑप्शनल आपका कैसा होना चाहिए, कुछ लोग का है कि हम चेंज करके हिस्ट्री लेंगे, कुछ लोग को ज्योग्राफी लेंगे। तो ऑप्शनल आपका क्या होना चाहिए, चूज़ करने में कौन कौन सी बारीकियाँ आपको अपनानी चाहिए, और क्या वो खासियत है ऑप्शनल चूज़ करने का। ये सारे टॉपिक पे हम एक वीडियो लेके आएंगे ऑप्शनल के रिगार्डिंग, और आपको बताएंगे। तो अभी आपका जो भी ऑप्शनल है, आप जो मान रहे हैं उसको पढ़िए। आने वाले दिनों में इस पर डिटेल में वीडियो आएगा, फिर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो अब थोड़ा हो गया लंबा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।